हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। इसके रिलेटेड इंडिया में क्या प्रोविजंस है, मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या, कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ये सब। ठीक है, न्यूज़ में ये टर्म हमेशा देखा जाता है। लेट्स सी और समझते हैं कि ये होता क्या है। अभी लॉन्ड्री सुना होगा ना। लॉन्ड्री मतलब क्या, वहाँ पे कपड़े धुल के आते हैं, है ना, तो क्लीन होता है। तो वैसे ही मनी को क्लीन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, है ना। तो सफाई हो रही है एक प्रकार से, ब्लैक कलर का था गंदा गंदा, तो अभी उसको साफ़ किया जा रहा है, वाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा। तो मतलब लीगली यूज़ करने वाला मनी, ब्लैक मनी तो इलीगल मनी होता है ना। तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, वो प्रोसेस को। ठीक है, अभी इंडिया में कौन सा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। कौन सा ईयर का है, 2002 का ये एक्ट है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम्स को गवर्न करता है। तो इसके जो सेक्शन 3 है पीएमएलए का, इस एक्ट का, तो उसमें डेफिनेशन दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहेंगे। उसे कहेंगे ऐसा एक्ट थ्रू विच प्रोसेसेस या तो एक्टिविटीज़ कनेक्टेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर कंसील्ड, कंसील मतलब छुपाया जाता है, possessed, acquired और used and projected as untainted property और claiming to be untainted property। untainted मतलब दूषित नहीं है, नॉट कंटेमिनेटेड, ऐसा मतलब सब साफ़ सुथरा है ऐसा बताना, लेकिन रियल में वो साफ़ सुथरा नहीं है। वही मतलब देखो, ब्लैक मनी है लेकिन उसको वाइट बोलना, ऐसा। या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वो ब्लैक मनी से खरीदी गई है, लेकिन ऐसे दिखाना कि वो लीगली खरीदी गई है, ऐसा। तो ये सारे एक्ट्स होंगे, मतलब ये सारे जो एक्शंस है ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के ना मेन 3 स्टेजेस होते हैं। कैसे की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग। फर्स्ट स्टेज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या, प्लेसमेंट मतलब कुछ प्लेस कर रहे होंगे, है ना, नाम से लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। द लॉन्ड्रर इंट्रोड्यूसेस मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम विच माइट बी डन बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनटू स्मॉलर सम्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मर्फिंग। मतलब क्या कि अभी मेरे पास बहुत सारा, मतलब एज्यूम कर लो कि बहुत सारा ब्लैक मनी है। ठीक है, तो अभी मुझे इसको वाइट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। मेरा पैसा मैं पहले मार्केट में लाना चाहूँगी कि कुछ कैसे तो मैं मार्केट में पैसे ले आओ। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इंट्रोड्यूस करेंगे मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में। तो एक साथ बहुत सारा पैसा अगर मार्केट में आ जाए तो वो तो डाउटफुल हो जाता है ना, और उसके ऊपर मतलब ध्यान चला जाएगा जल्दी से। इसलिए बहुत सारे पैसे को थोड़े 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 करके, मतलब अभी सपोज़ करो 100 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, बट स्टिल 100 रुपये है, तो उसको मैं 5 करके ऐसे करूँगी। अभी 5 रुपये पे कौन ध्यान देगा, है ना। तो ऐसे लार्ज अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में ये करके फाइनेंशियल अपने सिस्टम में डाल दूँगी। ठीक है, मतलब अपने इकोनॉमी में वापस से इसको री एंट्री दे दी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो ये पहला स्टेज था प्लेसमेंट। अभी एंटर कर दिया मनी हम लोग ने फाइनेंशियल सिस्टम में। सेकेंड स्टेज क्या है, लेयरिंग। अभी लेयर कर रहे हैं, मनी को शिफ्ट किया जा रहा है टू अदर लोकेशंस थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। अभी कर तो दिया छोटे छोटे इसमें, लेकिन अभी अभी मेरे को मनी को थोड़ा घुमाना पड़ेगा ना, घुमा फिरा के पैसा लाऊंगी तो वो साफ़ सफाई होगी यहाँ पे, ऐसा। तो शिफ्ट किया जाता है दूसरे लोकेशंस पे। कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये जो छोटे छोटे पैसे हैं ना, इसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है या फिर कुछ और ट्रांजैक्शन किया जाता है, ऐसा। इसको बोलते हैं लेयरिंग। प्लेस कर दिया, उसके ऊपर अभी एक एक परत लेयर कर रहे हैं, मतलब ऐसे छुपा रहे हैं, ऐसा। ठीक है, थर्ड स्टेज है इंटीग्रेशन। अभी फाइनल सब ऐसा मिला रही। ठीक है, लॉन्डर्ड मनी, जो अभी लॉन्डर किया है पैसा, उसको इज़ ब्रॉट इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू रियल इस्टेट बिजनेस और एसेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब ये जो पैसा अलग अलग लोकेशंस पे भेज दिया, इन्वेस्टमेंट्स करके, ट्रांजैक्शन करते, उससे अभी भी प्रॉपर्टी ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेना रियल इस्टेट में, या फिर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना, या तो कोई एसेट्स खरीदना, ये ऐसा करके अभी वो कन्वर्ट हो गया पैसा, है ना, इस्टेट में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस में हो गया, शेयर्स में हो गया, ऐसा। तो अभी भी वाइट हो गया, क्योंकि शेयर बेच के जो लीगली शेयर बेचेंगे, लीगली प्रॉपर्टी भेजेंगे, तो वाइट मनी मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं, ऐसे किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। पहला प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कोई ड्रग ट्रैफिकर है, तो उसको अपना पैसा दिखाना है, मतलब कि उसको प्रॉफिट्स तो बहुत हो रहे हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है ना।
क्योंकि वो ब्लैक मनी में कंसिडर हो जाएगा। तो क्या कर देगा, एक रेस्टोरेंट खोलेगा और ना ड्रग्स से जो मिल रहा है प्रॉफिट्स उसको लेजिटिमेट प्रॉफिट्स दिखाएगा कि रेस्टोरेंट का प्रॉफिट्स है ये, ऐसा। तो इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ड्रग प्रॉफिट को लॉन्डर किया गया, लॉन्डर मतलब वाइट वॉशिंग कर दिया ना, ब्लैक को वाइट कर दिया थ्रू द रेस्टोरेंट टू मेक द इनकम लुक एज इफ इट वॉज अर्न लॉफुली। मतलब हमने ये लीगली कमाया है, हमने तो रेस्टोरेंट से कमाया है, ड्रग विक थोड़ी, ऐसा। ठीक है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग करने के अभी नुकसान क्या है, इससे इम्पैक्ट, गलत है ये तो सही है कि ये गलत है, लेकिन इससे इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो, जो पैसा अभी रेगुलेटेड नहीं है ना, तो वो डायरेक्ट मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ऐसे आ गया डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा कि इससे हमारे मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इंडिया की, हमारे जो देश है उसकी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? लास्ट में इन्फ्लेशन हो सकता है। देखो, इकोनॉमी में ये कंसेप्ट है कि लोगों के हाथ में अगर ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, क्यों ऐसे होता है? अगर मेरे पास भी 100 रुपये है, बाजू वाला के पास भी 100 रुपये है, हाँ, और एक ही है, सपोज़ करो एक जूस का पैकेट है, और वो जूस का पैकेट है कितने का, सपोज़ करो 70 रुपये का है। ठीक है, मेरे पास भी 100 है, उसके पास भी 100 है, तो मैं भी खरीद सकती हूँ, वो भी खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ है, तो अभी कौन खरीदेगा ना, तो महंगा कर देते हैं। तो फिर डिमांड ज़्यादा है लेकिन चीज़ों का सप्लाई कम है, तो वो 70 रुपये का रहेगा क्या, उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, है ना। तो 100 रुपये की वैल्यू रह जाएगी क्या, वो 70 का उसका प्राइस 150 हो जाएगा। लेकिन अब मैं खरीद सकती हूँ क्या, नहीं। तो हम दोनों एक ही लेवल पे आ गए। तो मतलब जनता के हाथ में जब पैसा रहता है और वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, और हमारे पास सबके पास इक्वली पैसा है, तो मैं भी खरीद सकती हूँ। मैं भी बोलूँगी मैं 100 रुपये देती हूँ, मुझे दे दो जूस का बॉक्स। वो भी बोलेगा 100 रुपये मैं देता हूँ, मुझे दे दो जूस का बॉक्स। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो प्राइस जूस की का बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि अभी सेलर उसको ज़्यादा प्राइस के लिए बेचेगा। तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो लोगों के हाथ में जब पैसा होता है ना, तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर महंगाई मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा मार्केट में, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और ये सब चीज़ें अनरेगुलेटेड है, ये इलीगली सब हो रहा है। तो आरबीआई इस पर कंट्रोल कैसे करे ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ाने चढ़ाया कम करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, लेकिन इससे तो डायरेक्टली हो रहा है, तो ये थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है। प्लस ट्रेडिंग में अफेक्ट करता है ये चीज़ें। ये किसने बोला है, एफएटीएफ ने। एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है 1 पेजर में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना मनी लॉन्ड्रिंग जो ग्लोबली हो रहा है उस पर नज़र रखता है, टेरर फाइनेंसिंग पे नज़र रखता है, ऐसा। ठीक है, तो उसने बोला है कि ट्रेडिंग पे भी अफेक्ट हो सकता है। अभी हम थोड़ा इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया में क्या प्रोविजंस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, ये बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन का पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। हाँ, ये कब एडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली फेब 1990 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसी के लाइंस पे बनाया, तो मतलब यहाँ पे जो भी हुआ था उसके चलते हमने ये बनाया। ठीक है, तो अभी ये एक्ट जो है पीएमएलए, ये क्या बोलता है कि आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो प्रॉपर्टी, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद देयरविद। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करना ये तो काम है ही इस एक्ट का। प्लस क्या, आप कोई प्रॉपर्टी है जो कि डिराइव्ड है, मतलब देखो अभी यहाँ पे रियल इस्टेट से वो वाले पैसे से प्रॉपर्टी ली गई, हाँ, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी या तो इन्वॉल्व होगी कोई प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स में, तो उसको जब्त किया जा सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अभी ये एक्ट लागू कौन करेगा, तो ये एक्ट लागू करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ईडी नाम सुना है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और कौन इनके साथ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIU इंडिया। ये दो जो बॉडीज़ है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये एक्ट लागू करवाना है। एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, दूसरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, अभी कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं पास्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिगार्डिंग। तो एक क्या है, पहला P चिदम्बरम वर्सेस ईडी
ईडी 2019 का केस था, उसमें क्या बोला गया कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है तो ऐसे हाइडिंग करते हैं, मतलब जो छुपा के रखते हैं इलीगल सोर्स ऑफ मनी, इससे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम खराब होता है, बराबर अफेक्ट करता है। और ऑल्सो सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी अफेक्ट करता है। तो ये और थोड़ा इन्होंने हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। देन वीरभद्र सिंह वर्सेस ईडी का 2017, उसके 2 साल पहले का केस था। तो इन्होंने बोला कि एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर, ये एक्ट के अंडर आपको प्रोसीडिंग करना है, किसी के खिलाफ इनिशिएट करना है, तो एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, ईसीआईआर सफिशेंट है। अब ये ईसीआईआर क्या होता है? ईसीआईआर होता है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा तो भी चलेगा, एफआईआर हो ज़रूरी नहीं है, आप इनिशिएट कर सकते हो, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है कि एक शेड्यूल ऑफेंस इसेंशियल होता है। अगर आप ऑफेंस मतलब किसी को एक्यूज़ करना है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो शेड्यूल ऑफेंस क्या होना चाहिए? तो ये ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो ऑफेंस, ये कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस है, ये ना इस एक्ट के अंदर, पीएमएलए के अंदर बताया गया है कि ये ऑफेंसेस है। अगर ये ऑफेंसेस किए तो इसको बोल सकते हैं कि प्री रिक्वेसाइट है मनी लॉन्ड्रिंग का। मतलब अभी देखो 3 स्टेज की मनी लॉन्ड्रिंग है ना, तो कुछ पहली चीज़ें उसके अगर की नहीं है, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले वाले स्टेज में पकड़े गए, तो उसको भी तो बोलेंगे ना। तो ऐसा कुछ गतिविधियाँ दिखी तो उसको वो ऑफेंस होना चाहिए, तो ही मनी लॉन्ड्रिंग मानेंगे, ऐसा बोला गया है। यही एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग का डायरेक्ट लिंकेज होता है टेरर एक्टिविटीज़ से, यही सब से टेरर को फंडिंग होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब सीरियस मैटर है। ठीक है, अभी एक चीज़ है जो मतलब की गई है, एक एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया ने ये साइन किया है कितने कंट्रीज के साथ? अबाउट 94 कंट्रीज़ के साथ, मतलब हर कंट्री के साथ करते हैं हम लोग, मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो एक अब तक हमने 94 कंट्रीज़ के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। तो ये क्या होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस? इसका मतलब कि इंडिविजुअल जो है, अभी देखो, टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम बिंग टैक्स ट्वाइस ऑन द सेम इनकम। अभी एक ही इनकम पे किसी बंदे को 2 बार टैक्स ना भरना पड़े इसलिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 2 बार क्यों टैक्स भरना पड़ेगा? भरना पड़ सकता है अगर आप इस कंट्री में नहीं हो, दूसरी कंट्री में हो, मतलब आप किसी और जगह कमा रहे हो, लेकिन यहाँ के रेसिडेंट हो। हाँ, तो देखो, पहला, इनकम ओरिजिनेट हो रही है दूसरी कंट्री में, सोर्स कंट्री में, हाँ, और टैक्स पेयर हम इंडिया के हैं, रेसिडेंट फॉर टैक्स पर्पस। तो हम टैक्स पे इंडिया के रेसिडेंट हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? टैक्स पेयर यहाँ के हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा, और जहाँ पे हम कमाई कर रहे हैं वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना? तो ये प्रॉब्लम्स एनआरआईज़ के साथ आती है, नॉन रेसिडेंट जो इंडियंस हैं उनके साथ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया गया है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है। तो कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करते हैं ताकि दो बार इनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो इससे क्या होगा? इससे क्या हमारा क्या फ़ायदा? प्रोमोट करता है ये एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। मतलब अभी हमने इंडिया ने किसी और कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, उनसे हम ना फाइनेंशियल और टैक्स अभी वहाँ पे टैक्स भरा है कि नहीं ये पता चलना चाहिए ना। इसके लिए फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ के टैक्स जो अथॉरिटीज़ है वो हमारे साथ शेयर करेंगी, एक्सचेंज करेंगी इस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा वहाँ टैक्स भरा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लेंगे नहीं लेंगे, ऐसा टाइप। ठीक है, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर फैसिलिटेट करता है। तो इससे क्या होगा? हमें पता चलने से क्या होगा? इट फैसिलिटेट्स द इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स रेगुलेशंस एंड हेल्प्स प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, तो अभी हमें पता चल गया कि अरे वहाँ पे भरा है कि नहीं भरा है। तो कोई टैक्स इवेड करता है, मतलब टैक्स भरता ही नहीं है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम करता है, तो हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमें वहाँ की भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बराबर। तो इस तरह से ये एग्रीमेंट हेल्प करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके। अभी हमने थोड़ा FATF के बारे में पढ़ा था 1 पेजर में, फिर से देख लेते हैं। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। हेडक्वार्टर उसका पेरिस फ्रांस में इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1989। और डिटेल में हमने इसके ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट ये सब भी पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप थोड़ा देख सकते हैं। फिर एक एक्ट होता है, अभी ये ईयर 1989 है ना, उसके पहले 1 साल पहले एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये बस याद रखते हैं। और हाँ, अभी देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ना प्रोवाइड ईडी जो है ये इस एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 300A।
300A वो क्या बोलता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो देखो मतलब कोई भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से मतलब निकाला नहीं जा सकता, उसकी प्रॉपर्टी उससे छीनी नहीं जा सकती एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अगर ये एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होता तो मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी भी हम नहीं ले पाते। तो देखो एक एक वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। तो हमें याद रखना है कि आर्टिकल 300A ऐसा कहता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।